Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 13 तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फोटो रेस्पिरेशन। यानी इस चैप्टर का आप कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर, आमतौर पे वो रेस्पिरेशन होती है जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो अगर ये प्रोसेस लाइट की मौजूदगी में हो, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर में कि ये लाइट की मौजूदगी में ही क्यों होता है। तो फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है जिसमें ऑक्सीजन अंदर जाती है प्लांट के और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और लेकिन ये काम इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो यही इसकी डेफिनेशन को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है कि रेस्पिरेटरी एक्टिविटी, तो ये कैसी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी है, यानी कैसी रेस्पिरेशन है दैट अकर एट डे टाइम, यानी ये सिर्फ दिन के वक्त होती है, सूरज की रोशनी में ही होती है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, ऑक्सीजन इज, थोड़ा सा उल्ट हो गया, ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, जिसमें ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, ये सेम प्रोसेस है जैसे हमारी रेस्पिरेशन हो रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, लेकिन ये सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होगी। अच्छा, ये दूसरी जो एक्चुअल रेस्पिरेशन है उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जब हम एक्चुअल रेस्पिरेशन की बात करते हैं, जो ऑक्सीजन अंदर जाती है एक्चुअल रेस्पिरेशन में, वो फिर ऑक्सीजन जाके सेल में इस्तेमाल होती है, वो सेल को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। और एक्चुअल जो रेस्पिरेशन है वो दिन और रात दोनों में हो रही होती है। तो ये इस सेंस में थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस से रिलीज हुई थी, यानी यहाँ इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से रिलीज होती है तो इस रेस्पिरेशन में नॉट यूजफुल टू प्रोड्यूस एटीपी, तो वो ऑक्सीजन यहाँ एटीपी नहीं प्रोड्यूस करती। यानी इस फोटो रेस्पिरेशन का मकसद एटीपी प्रोड्यूस करना नहीं है, लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस, और ये हमेशा लाइट की मौजूदगी में होती है, यानी दिन के वक्त होगी। लेकिन जो दूसरी रेस्पिरेशन है उसमें जो ऑक्सीजन अंदर जाती है उससे एटीपी बनते हैं और वो दिन और रात दोनों में होती है। तो बाद दफ़ा डिफरेंस आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड फोटो रेस्पिरेशन। तो ये दो बड़े डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो दिन रात दोनों में होती है, जो फोटो रेस्पिरेशन है ये सिर्फ दिन के वक्त होती है। जो फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जाती है वो एटीपी नहीं बनाती, और जो वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन जाती है वो एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, उसके बाद इट मे बी डिफाइन एज, इसको एक और अंदाज में डिफाइन कर सकते हैं हम। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है रुबिस्को, और ये हम चैप्टर नंबर 11 में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि रुबिस्को एक ऐसा एंजाइम है जो RUBP राइबोलोज बाइफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करता है। ठीक हो गया। तो RUBP का, रुबिस्को का कंप्लीट नेम क्या है? रुबिस्को। तो ये पहले रूबी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, C से कार्बोक्सिलेज, O से ऑक्सीजनेज। अब इस पॉइंट को आप लोगों ने समझना है। अच्छा, इस पॉइंट को समझाने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू कैल्विन साइकिल, यानी जो डार्क रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का, उसके लिहाज से यहाँ थोड़ा सा मैं आपको कंपैरिजन बता दूँ, उसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दूँ कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन में होता क्या था। ठीक है, ये मैंने छोटा सा स्केच ड्रा किया है। वैसे अगर आप लोग इस टॉपिक को समझने से पहले एक दफ़ा कैल्विन साइकिल को पढ़ लें डिटेल से, फिर ये और अच्छी तरह आपको समझ में आ सकता है। तो सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड आई, रुबिस्को ने इस रिएक्शन को कैटालाइज किया और एक 3 कार्बन कंपाउंड बनाया जिसका नाम था 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। उसके बाद एटीपी यहाँ इस्तेमाल हुए, 1,3-बाइफॉस्फोग्लाइसरेट बना। NADH यहाँ इस्तेमाल हुए, ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बना।
जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए थे, जिनमें से एक ने आगे कार्बोहाइड्रेट बनाए और बाकी जो 5 थे वो अरेंज होके राइबोलोज फॉस्फेट की तरफ चले गए। उसमें एटीपी इस्तेमाल हुए और राइबोलोज बाइफॉस्फेट दोबारा बन गया। तो ये कैल्विन साइकिल है और इसका काम है कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करना। स्टार्ट कैसे हुआ कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो ऑलरेडी सेल के पास मौजूद था, उसमें रुबिस्को एंजाइम ने कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड किया। ठीक हो गया। तो अगर हम ये देखें कि रुबिस्को का क्या फंक्शन है, तो रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट के अंदर एडिशन करता है। तो अगर आप रुबिस्को का नाम देखें तो RUBIS से रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट बनेगा, C से कार्बोक्सिलेज और O से ऑक्सीजनेज। कैल्विन साइकिल में क्या हो रहा है कि राइबोलोज में कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रही है, लेकिन रुबिस्को के पास एक और एबिलिटी है कि वो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ऑक्सीजन को भी लगा सकता है। तो इसके डुअल कैरेक्टर्स हैं, यानी आप कह सकते हैं जो रुबिस्को है इट हैज डुअल फंक्शनैलिटी। इसके दो बड़े फंक्शन है, एक इसका कार्बोक्सिलेज वाला फंक्शन है, एक इसका ऑक्सीजनेज वाला फंक्शन है। तो कार्बोक्सिलेज वाला फंक्शन जब ये परफॉर्म करेगा तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, लेकिन ऑक्सीजनेशन यानी ऑक्सीजनेज का मतलब है ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेशन जब ये परफॉर्म करेगा तो राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को ऐड करेगा। तो ये दो तरह के फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक हो गया। तो आपने याद रखना है कि फोटो रेस्पिरेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें रुबिस्को बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करने के राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर देते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इट इज द प्रोसेस इन विच रुबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजनेज फिक्सेस ऑक्सीजन, कि ये अपने साथ राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को फिक्स अटैच करता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसका इफेक्ट क्या होगा? जैसे इंसान एक वक्त में अच्छी तरह एक काम कर सकता है। जैसे एक स्टूडेंट है, अगर वो 2 बुक्स अपने सामने खोले, केमिस्ट्री की भी बायो की भी, वो कहे कि एक थोड़ा सा मैं बायो पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूँ, तो कभी भी अच्छी तरह तैयारी नहीं होगी। तो एक वक्त में एक काम हो वो ज़्यादा अच्छा हो। तो इसी तरह एंजाइम के पास भी एक वक्त में एक फंक्शन को परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है कि या तो वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा या फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करेंगे। इसकी डिटेल भी हम आखिर में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करते तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं होगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड नहीं होती तो ये कैल्विन साइकिल नहीं परफॉर्म होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड होती है तो कैल्विन साइकिल चलेगा। यानी आप कह सकते हैं रुबिस्को जब ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सपोज ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करते हैं तो कैल्विन साइकिल को स्टार्ट करते हैं। तो अगर कैल्विन साइकिल ना हो तो ओवरऑल जो कार्बोहाइड्रेट का बनना है वो कम हो जाएगा। इस वजह से फोटो रेस्पिरेशन जब होती है तो कैल्विन साइकिल नहीं पैरेलल, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। यानी अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल यहाँ पढ़ें कि रुबिस्को की खासियत को जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्लोरोप्लास्ट में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो रुबिस्को ही है। उसके बाद इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो प्रोटीन है वो रुबिस्को ही है। अब रुबिस्को 2 तरह के फंक्शन परफॉर्म करे, कार्बोक्सिलेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड को भी ऐड कर सकता है, ऑक्सीजनेज ऑक्सीजन को भी ऐड कर सकता है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा तो कैल्विन साइकिल चलेगा। अगर ऑक्सीजनेज का फंक्शन परफॉर्म करेगा तो फोटो रेस्पिरेशन। और बोथ रिएक्शन और कंपिटिटर, ये एक दूसरे के कंपिटिटर है। जैसे सीट एक हो, 2 कंपिटिटर है, या तो वो ए को मिलेगी या बी को मिलेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सीट एक है और 2 कंपिटिटर है ए बी। अगर ए हासिल करता है तो बी रह जाता है, अगर बी हासिल करते तो ए रह जाता है। तो अगर फोटो रेस्पिरेशन होती है तो कैल्विन साइकिल नहीं चलेगा, अगर कैल्विन साइकिल चलता है तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो इन शॉर्ट अगर प्लांट के अंदर फोटो रेस्पिरेशन होती है तो इसका मतलब है कैल्विन साइकिल कम हो जाएगा। अगर कैल्विन साइकिल कम होता है तो कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन कम होगी। ओवरऑल जब फूड कम बन रहा होगा तो प्लांट की ग्रोथ भी क्या होगी। इस वजह से ये बात लिखी हुई है कि इसकी वजह से ओवरऑल
लोअरिंग ऑफ कार्बन फिक्सेशन, कि कार्बन फिक्सेशन कम होती है यानी कि कार्बोहाइड्रेट कम बनती है, रिड्यूस द प्लांट ग्रोथ, और प्लांट की ग्रोथ भी किसी हद तक कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं, किसी हद तक कम हो जाती है। जिस तरह हमने केल्विन साइकिल को कहा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट बनती है, इसी तरह फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है उसकी, अगर हम आपकी बुक में बहुत ही ज़्यादा इसकी समरी बयान की गई है, उसी को हम डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि रूबिस्को क्या करते हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन ऐड करता है, ऑक्सीजन ऐड करता है और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलेट। अब ग्लाइकोलेट में 2 कार्बन होते हैं, इस वजह से इसको C2 साइकिल भी कहा जाता है। अब अगर हम केल्विन साइकिल में बात करें तो पहली प्रोडक्ट 3 कार्बन वाली थी, इस वजह से इसको हम C3 पाथवे कहते थे। तो C2 पाथवे और C3 पाथवे। अच्छा, ये जो काम हो रहा है, अब जैसे डार्क रिएक्शन आमतौर पे क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो ये भी क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्योंकि रूबिस्को किस में है, क्लोरोप्लास्ट में है। लेकिन ये जो ग्लाइकोलेट है ये फौरन ही क्लोरोप्लास्ट से निकलता है और दूसरे ऑर्गेनेली में चला जाता है जिसका नाम है पेरोक्सिसोम। तो वहाँ ग्लाइकोलेट ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, ग्लाइसिन के बारे में आपने याद रखना है, इट इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड ऑन अर्थ, कि पूरी ज़मीन पर जो सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। ये चैप्टर नंबर 2 में भी इसका फार्मूला लिखा हुआ है, वहाँ से आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा कि ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और ये जब ग्लाइसिन बनता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है, यानी पहला स्टेप हुआ क्लोरोप्लास्ट में, दूसरा स्टेप हुआ पेरोक्सिसोम में, तीसरा स्टेप हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो माइटोकॉन्ड्रिया में 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल सीरीन, ये एक नाइट्रोजीनियस बेस है, ये भी चैप्टर नंबर 2 में फास्फोलिपिड के टॉपिक में लिखा, और 7 कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर देखें फोटो रेस्पिरेशन में हो क्या रहा है कि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, ये लाइट डिपेंडेंट क्यों है? क्योंकि ये भी एटीपी और एनएडीए, एटीपी इस्तेमाल करता है जो फोटोफॉस्फोराइलेशन में बनी थी। फोटोफॉस्फोराइलेशन ये लाइट डिपेंडेंट स्टेज है फोटोसिंथेसिस की। यानी जिस तरह आप कह सकते हैं केल्विन साइकिल में एटीपी इस्तेमाल हुई जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से आई थी। केल्विन साइकिल ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से जो एटीपी आई थी वो इसमें इस्तेमाल हुई, तब ये साइकिल चला है। इसी तरह ये भी उस वक्त चलेगा। यहाँ चूंकि पूरी डिटेल नहीं आपकी बुक में लिखी हुई, इस वजह से ये सारे स्टेप नहीं मेंशन किए गए, तो इस वजह से आपने सिर्फ ये याद रखना है कि इस प्रोसेस को चलाने के लिए भी एटीपीज चाहिए, और वो एटीपीज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रोवाइड करता है। ये जो पहला स्टेप है इसके अंदर बाकायदा फास्फोराइलेशन वगैरह होती हैं, ठीक हो गया। और इस फास्फोराइलेशन के लिए जो एटीपी आते हैं वो क्लोरोप्लास्ट में ही से आते हैं, और वो एटीपी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जिसको हमने जी स्कीम भी कहा था, जिसको हमने नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो भी कहा था, मुख्तलिफ किस्म के नाम जो हम चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो ये 3 स्टेप में हो रहा है कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर ग्लाइकोलेट बनाता है, ग्लाइकोलेट पेरोक्सिसोम में जाता है, वहाँ ग्लाइसिन बनता है, और ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है और वहाँ सीरीन बनाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो, वो फोटो रेस्पिरेशन। अब ये प्रोसेस को चलाने के लिए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की एटीपी चाहिए, एनएडीएच चाहिए, एनएडीपीएच चाहिए। तो इस वजह से ये प्रोसेस भी लाइट की मौजूदगी में होगा, क्योंकि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से अगर एटीपी नहीं आते, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन से एनएडीपीएच नहीं आते, तो ये प्रोसेस नहीं चलेगा। तो इस वजह से इसको कहा जाता है इट इज़ ए लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। जैसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस लाइट की मौजूद, हालांकि डार्क रिएक्शन लाइट के बगैर होता है, लेकिन ये लाइट के बगैर वैसे क्यों नहीं हम कहते कि ये लाइट के बगैर चल सकते, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को चलाने के लिए लाइट चाहिए। तो सेम केस यहाँ भी, इस वजह से इसको कहा गया फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, इसकी एक तीसरी डेफिनेशन भी है। एक डेफिनेशन आ गई कि वो प्रोसेस जो लाइट की मौजूदगी में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करे। दूसरा वो प्रोसेस जिसमें रूबिस्को राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ ऑक्सीजन को ऐड करता है बजाय कार्बन डाइऑक्साइड के। तीसरी डेफिनेशन इसकी ये है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें RUBP सीरीन में कन्वर्ट होता है। तो इसके एक डेफिनेशन ये भी बनेगी, द पाथवे बाय विच राइबोलोज
बाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू सेरीन इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। इसको फोटो रेस्पिरेशन कहा जाएगा। अच्छा, इट शुड बी नोटेड, एक बात आपने जो मैंने अभी डिस्कस की है कि फोटो रेस्पिरेशन यूजेस एटीपी एंड एनएडीपी जस्ट लाइक केल्विन साइकिल। ये केल्विन साइकिल की तरह एनएडीपीएच और एटीपी इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसको रिवर्स ऑफ द केल्विन साइकिल कहा जाता है। वजह क्या है? केल्विन साइकिल वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके कार्बोहाइड्रेट बनाई जाती है। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यानी अपोजिट हो गया ना, एक में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है, एक में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। केल्विन साइकिल में कार्बोहाइड्रेट बनते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं बनते, तो ये अपोजिट प्रोसेस है। तो इसको रिवर्स ऑफ केल्विन साइकिल क्यों कहा जाता है? रिलीज द CO2, ये CO2 को रिलीज करता है इंस्टेड ऑफ CO2 फिक्सेशन के बजाय इसको फिक्स करने के। लोअर अमाउंट ऑफ CO2 फिक्सेशन इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट फिक्सेशन की है वो कम करके कार्बोहाइड्रेट नहीं बनने देता, और ये कितने परसेंट कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन को रिड्यूस करते हैं? 25%। अच्छा, सवाल ये है कि प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन और केल्विन साइकिल दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं। तो रुबिस्को के पास अगर ऑक्सीजन भी आ जाती है, रुबिस्को के पास अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी आ जाती है, सपोज मैं कहता हूं कि ये रुबिस्को है, इसकी एक ही बाइंडिंग साइट है, या तो यहां ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं या यहां कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड कर सकती है, ठीक हो। अगर दोनों बैक वक्त आ जाती तो रुबिस्को किसको प्रेफर करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर ये है, विच हैव हायर कंसंट्रेशन, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हुई तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर वो कौन सी कंडीशन है जिसमें पॉसिबिलिटी फोटो रेस्पिरेशन की ज्यादा होती है स्टार्ट होने की? तो वो है हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। इस वजह से वो प्लांट जो आमतौर पे बहुत ज़्यादा गर्मी में होते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी में उनके अंदर जो फूड प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा कम होती है एज़ कम्पेयर टू जब वो नॉर्मल इन्वायरमेंट में होते हैं। वजह क्या है? क्योंकि जब हॉट और ड्राई कंडीशन होती है तो पानी प्लांट की बॉडी से एवोपरेट होना शुरू हो जाता है, और पानी हॉट एंड ड्राई कंडीशन में सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लांट के सर्वाइवल के लिए। तो प्लांट क्या करते हैं? उस वाटर को बचाने के लिए अपने स्टोमेटा को क्लोज कर देते हैं। अब आपको पता है कि दिन के वक्त तो फोटोसिंथेसिस चल रही है, तो प्लांट के अंदर स्टोमेटा क्लोज हो गए, तो प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होना शुरू हो जाएगी। और फोटोसिंथेसिस चूंकि हो रही है, इस वजह से ऑक्सीजन प्लांट के अंदर ज्यादा। पहले तो क्या होता था, स्टोमेटा ओपन थे, प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की जो कमी होती थी वो बाहर से आ जाती थी, इस वजह से प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद जो ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती थी वो बाहर चली जाती। अब स्टोमेटा बंद है, तो इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो कम हुई है प्लांट के बॉडी के अंदर, वो बाहर से नहीं आ रही, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और ऑक्सीजन जिसको बाहर जाना चाहिए था दिन के वक्त, वो ऑक्सीजन बाहर नहीं जा रही, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब होगा क्या? अभी हमने डिस्कस किया, जो ही ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी, फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यही बात लिखी है कि ज़्यादा फेवरेबल जो कंडीशंस हैं जिनमें फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है वो हॉट और ड्राई कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है? स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को से बचाया जा सके, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा और ऑक्सीजन को जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और इसी वजह से जो स्टोमेटा है वो ऑक्सीजन को बाहर नहीं जाने देंगे। जब ऑक्सीजन का लेवल प्लांट के अंदर बढ़ेगा तो फेवर द फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए, एक कुछ फैक्ट है फोटो रेस्पिरेशन के बारे में कि फोटो रेस्पिरेशन अगर होगी तो केल्विन साइकिल नहीं चलेगा, जिसकी वजह से ओवरऑल जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कम पड़ जाएगा। और फोटो रेस्पिरेशन के बारे में हैरानकुन बात यह है, प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है, और प्लांट अगर ये ना भी हो तो प्लांट नॉर्मली ग्रो कर रहा होता है। जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में आमतौर पे फोटो रेस्पिरेशन में प्लांट बहुत कम करता है, तो इस वजह से वो नॉर्मली ग्रो कर। और ये भी एक फैक्टर है, जब फोटो रेस्पिरेशन को केमिकली इनहिबिट किया गया तो प्लांट नॉर्मली ग्रो करता रहा। तो इसका मतलब ये है
कि फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। फोटो रेस्पिरेशन की वजह से प्लांट प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन कम होती है। फोटो रेस्पिरेशन प्लांट के लिए ज़रूरी नहीं है। तो फोटो रेस्पिरेशन को जो प्रोसेस है ये प्लांट में क्यों एग्जिस्ट करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है। एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई फोटो रेस्पिरेशन एग्जिस्ट, कि फोटो रेस्पिरेशन को नेचर ने बनाया क्यों है। अच्छा, यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ सिर्फ इस होल क्वेश्चन का जो आंसर है वो सिंपल सा है कि ये एक एवोल्यूशनरी फ्लॉ है। फ्लॉ से मुराद ये कि जब एवोल्यूशन हो रही होती है किसी भी स्पीशी के अंदर, तो उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एवोल्यूशन के वक्त बनती तो है, लेकिन उस वक्त की जो कंडीशन में वो इस्तेमाल नहीं होती। बाज़ दफ़ा आगे जाके अगले किसी पीरियड के अंदर, अगले किसी सीज़न के अंदर वो जाके इस्तेमाल होना शुरू हो जाती है। अच्छा, एवोल्यूशन की क्या लॉजिक्स होती हैं इसके बारे में साइंटिस्ट अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जैसे अगर ह्यूमन के एवोल्यूशन के बारे में अगर कहा जाए कि जब इंसानों की एवोल्यूशन, वैसे हम तो बिलीव नहीं करते एवोल्यूशन के प्रोसेस पे कि इंसान की एवोल्यूशन हुई है, लेकिन जो हम साइंस पढ़ाते हैं उसमें चूँकि एवोल्यूशन का टॉपिक है, इस वजह से हमें ऐसी बातें करनी पड़ती है कि सपोज जैसे हम कहते हैं कि इंसानों में एवोल्यूशन, इंसानों की एवोल्यूशन हुई है, तो क्वेश्चन ये है कि इंसानों की एवोल्यूशन के वक्त इंसानों की सिर्फ 2 आंखें क्यों बनाई। ठीक है, अगर हम अल्लाह ताला की जो कुरान के अंदर आया था कि इंसान को बेहतर बनाएगा, उसके लिहाज से तो हम जवाब दे सकते हैं कि 2 आंखों से इंसान खूबसूरत लगता है। लेकिन एवोल्यूशन वालों से अगर पूछा जाए कि अगर एवोल्यूशन हुई तो इंसान की 2 आंखें क्यों बनी, तो उनके पास कोई जवाब नहीं। 2 आंखें पीछे अगर लग जाती तो हम आगे भी देखते, पीछे भी तो और ज़्यादा फ़ायदा होता। ठीक है, तो काफ़ी सारे एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। तो यहाँ भी सेम केस है कि बेसिकली अगर आप देखे जाए कि जब रूबिस्को बना तो उसकी एक बाइंडिंग साइट 2 काम के लिए बन गई। अब वो क्यों बनी, कैसे बनी, इसका कोई प्रॉपर लॉजिकल आंसर नहीं है। ठीक है, उसका क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन बज़ाहिर जो आपकी बुक की अकॉर्डिंग यहाँ इसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। अच्छा, ये बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, शुरू में प्रॉब्लम नहीं था, शुरू में तो सिर्फ क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी तो रूबिस्को सिर्फ केल्विन साइकिल ही परफॉर्म करा तो फ़ायदा होना, यानी फ़ायदा ही होता था। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस काफ़ी सारे स्पीशीज़ में एवॉल्व हो गया, ऑक्सीजन ज़्यादा आना शुरू हो गई, तो फिर उस जो जिस मकसद के लिए, यानी आप कह सकते हैं रूबिस्को के पास बाइंडिंग साइट बनी, तो दूसरा प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया। यानी अगर आप देखें इस फोटो रेस्पिरेशन की एग्जिस्टेंस का कॉमन आंसर बाइंडिंग साइट ऑफ रूबिस्को इज इवॉल्व टू बाइंड CO2 एज वेल ऑक्सीजन, कि जब रूबिस्को की बाइंडिंग साइट बनी तो उसके पास एबिलिटी थी वो कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाइंड कर सकती, ऑक्सीजन को भी बाइंड कर सकती। अच्छा, शुरू में अगर पता चल जाए किसी ड्रॉबैक का, भाई इस प्रोसेस का ये ड्रॉबैक है, तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर ही उसको यानी मॉडिफाई कर दिया जाता है। एक आमतौर पे जो सिनेरियो एवोल्यूशन का आता है कि अगर किसी स्पीशी के अंदर कोई ऐसा प्रोसेस जब वो बना और उस बनते वक्त ही पता चल गया कि ऑटोमेटिकली कि इस प्रोसेस का नुकसान है, तो उसी वक्त उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि शुरू के इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो इस वजह से शुरू वाले जो एवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर इसकी मॉडिफिकेशन नहीं हुई कि ऑक्सीजन के बाइंड करने से तो प्रोसेस ही बदल जाता है। तो ये आप कह सकते हैं कि इट वाज नॉट प्रॉब्लम बिकॉज देयर वाज ए लो ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। पुराने ज़माने में चूँकि एटमॉस्फेयर कम थी, इस वजह से प्लांट को कोई नुकसान नज़र नहीं आ रहा था कि ये जो ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग साइट है इसका कोई बहुत बाद में ज़्यादा इफेक्ट भी हो सकता है। लेकिन जब एक चीज़ प्लांट ने बना ली एवोल्यूशन के वक्त और शुरू में उसको मॉडिफाई नहीं किया, अब वो एज इट इज़ प्लांट इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। तो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्टेड व्हेन ऑक्सीजन बिकम, तो फोटो रेस्पिरेशन उस वक्त बाद में जाके जब प्लांट के अंदर सारा प्रोसेस बन गए, तो बाद में जाके जब ऑक्सीजन ज़्यादा होना शुरू हुई तो प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन बाद में स्टार्ट हुई। ठीक है, तो इस वजह से इसका जो आंसर है वो सिर्फ एवोल्यूशनरी आंसर है कि जो रूबिस्को है
उसकी जो बाइंडिंग साइट है वो ऑक्सीजन के लिए भी बनाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी बनाएगी। शुरू प्लांट में चूंकि एटमॉस्फेयर में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थी, इस वजह से प्लांट ने इसको ज़्यादा मॉडिफाई करने की कोशिश नहीं की। अगर हो सकता है उस वक्त ऑक्सीजन होती और प्लांट को पता चल जाता है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस को पता चल जाता है कि ये वो फोटो रेस्पिरेशन बाद में प्लांट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती, हो सकता है ये इसको मॉडिफाई कर देता। लेकिन चूंकि उस वक्त ऑक्सीजन नहीं थी, प्लांट में एक ही प्रोसेस होता था, इस वजह से इस प्रोसेस को मॉडिफाई नहीं किया गया। हाँ, साइंटिस्ट आजकल मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। एक कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें C4 पाथवे इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, वो प्लांट जिनके अंदर जो हॉट और ड्राई कंडीशन में रहते हैं। C4 पाथवे एक ऐसा पाथवे है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि जो फोटो रेस्पिरेशन उस वक्त स्टार्ट होती है जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। तो C4 पाथवे एक ऐसा प्रोसेस है जो केल्विन साइकिल के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन के वक्त बनाया गया, और ये जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाया है। तो ये कभी भी केल्विन साइकिल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको कम नहीं होने देता, जिसकी वजह से इन प्लांट के अंदर भी जो फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है हॉट एंड ड्राई कंडीशन के अंदर, तो फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक कम हो गया। यानी ओवरऑल जो फूड प्रोडक्शन है हॉट एंड ड्राई कंडीशन वाली स्पीशी के अंदर पहले 75% होती थी। इस C4 पाथवे, जैसे चावल की जो फसल है, जापानीज के साइंटिस्ट ने कामयाब तजर्बा की है, चावल की जो फसल है इसके अंदर C4 पाथवे को इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने देखा कि हॉट एंड ड्राई कंडीशन के बावजूद इनमें जो फसलों की प्रोडक्शन है, फूड की जो प्रोडक्शन है, वो काफ़ी हद तक बढ़ गई। तो C4 पाथवे को इंट्रोड्यूस करवा के फोटो रेस्पिरेशन के इफेक्ट को किसी हद तक कम करने की कोशिश की है साइंटिस्ट ने अपने बिहाफ पे। लेकिन ये एवोल्यूशन ने फोटो रेस्पिरेशन को बनाया, और बनाने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि रूबिस्को की 2 बाइंडिंग साइट बनी है, और ये किस वजह से बनी है इसका शायद साइंटिस्ट के पास आंसर ना हो। हाँ, एक कुछ बुक्स के अंदर इसके कुछ फ़ायदे भी बताए गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फोटो रेस्पिरेशन की वजह से जो बहुत ज़्यादा लाइट होती है हॉट एंड ड्राई कंडीशन के अंदर, उससे बचा जा सकता है। दूसरा, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस को नॉर्मल रखने में मदद करती है। तीसरा, ये नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन में मदद करती है, यानी प्लांट का इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में मदद करती है। तो काफ़ी सारी बुक में ये कुछ फ़ायदे भी बताए गए कि फ़ोटो रेस्पिरेशन से प्लांट ये फ़ायदे हासिल करते हैं। लेकिन हम एज ए मुस्लिम ये बात लाजमी कहेंगे कि अल्लाह ताला ने दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई जिसका कोई ना कोई फ़ायदा ना हो। तो फोटो रेस्पिरेशन का भी काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे, लेकिन हो सकते ये इन फ्यूचर में डिस्कवर हो। तो ये हमारा फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड आज का टॉपिक है। तो इसमें हर लाइन शॉर्ट क्वेश्चन है, हर लाइन MCQs है। तो अब पूरे चैप्टर के लिहाज से अगर हम बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये वाला जो पोर्शन फोटो रेस्पिरेशन का है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इसको अच्छी तरह तैयार करेंगे। कंसेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक दफ़ा तैयार कर लेंगे तो फिर बड़ा आसानी से ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही।